Yes, good morning everyone. Good morning, sir. Good morning beta, good morning. Sir. Good morning. Good morning. Good morning. गुड मॉर्निंग. देखो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर चला था बेटा, चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर. ठीक है. इस मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर में हम लोगों ने सबसे पहले देखा था कि मैग्नेट की डिफाइन क्या होती है, देन टाइप्स ऑफ मैग्नेट, फिर टाइप्स ऑफ मैग्नेट के बाद में हम लोगों ने देखा प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट. यहां तक फर्स्ट क्लास थी हमारी. देन उसमें सेकंड क्लास में फिर हम लोगों ने एड ऑन किया और फिर हम लोगों ने ये देखा कि मैग्नेटिज्म एंड मैटर के चैप्टर में आप लोगों के पास डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होते हैं उनमें क्या फर्क होता है और उनसे रिलेटेड डिफाइंस देखी थी हम लोगों ने कि मैग्नेटिक एक्सिस कौन सी होगी, आप लोगों के पास मैग्नेट डाइपोल क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होगा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होगा. ये सब चीजें हम लोग देखते हुए आए हैं. क्लियर है. देन उसके बाद मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में प्रॉपर्टीज बताई थी डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक की. उस डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक देखा था कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होते हैं वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते हैं और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं. तो ये जो सब्सटेंसेस टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं उस टेम्परेचर में एक टर्म आता है क्रिटिकल टेम्परेचर, वो होता है क्यूरी टेम्परेचर. यहां तक क्लास क्लियर थी ना आप लोगों की कि क्यूरी टेम्परेचर के नीचे तो सब्सटेंस बिहेव करेगा एज ए फेरोमैग्नेटिक एंड अबव द लिमिट बिहेव करेगा एज ए पैरामैग्नेटिक. क्लियर है क्या वहां तक? बोलो, कोई दिक्कत है तो बोलो वहां तक. नहीं है ना? अब देखना नेक्स्ट है इसके अंदर आज कुछ अगेन फिर वापस डिफाइंस आ रही है और उन डिफाइंस के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में देखेंगे जहां से भी क्वेश्चन आता है आप लोगों के एग्जाम में. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कुछ 4 डिफाइंस है. तो हेडिंग लगाना आप लोग डिफाइंस. 4 है ये डिफाइंस. कौन कौन सी है? सबसे पहले है ये मैग्नेटिक एक्सिस. क्या होती है भाई मैग्नेटिक एक्सिस? आपको सबको ही पता है कि अगर आप लोगों के पास ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, ये एन पोल, ये एस पोल. तो ये जो मैग्नेट है, इस मैग्नेट के जो दोनों पोल्स है उनको जो लाइन ज्वाइन कर दी है वही लाइन तो उसकी एक्सियल लाइन कहलाती है और वही एक्सिस क्या कहलाती है? मैग्नेटिक एक्सिस कहलाती है. ठीक है ना? तो मैग्नेटिक एक्सिस क्या होगी? बोलो. ए लाइन विच joins the N and S pole of bar magnet known as magnetic axis. तो magnetic axis हो गया a line which joins the N and S pole of the bar magnet and it is known as magnetic axis. Now second आती है इसमें magnetic equator. मैग्नेटिक इक्वेटर. आपको इक्वेटर बोल दो या फिर ये भी बोल सकते हैं इक्वेटोरियल लाइन ऑफ बार मैग्नेट या इक्वेटोरियल एक्सिस ऑफ बार मैग्नेट, कुछ भी बोल सकता है एग्जामिनर को. तो आपको ये वर्ड क्लियर है ही है कि जब भी इक्वेटर आ रहा है दैट मीन्स समझना है कि परपेंडिकुलर एक्सिस होती होगी. तो मैग्नेटिक इक्वेटर क्या होगा कि सेंटर है ये बार मैग्नेट का. इस बार मैग्नेट के सेंटर पर अगर हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें, ये परपेंडिकुलर, ये क्या है उसका? मैग्नेटिक इक्वेटर है. मतलब जो भी बार मैग्नेट की हॉरिजॉन्टल लाइन है उस हॉरिजॉन्टल लाइन का प्लेन होगा, उसको बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन. उस हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर जो प्लेन है वही आप लोगों का मैग्नेटिक इक्वेटर होता है. क्लियर है ना? तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? द एक्सिस के बारे में लिखना है तो एक्सिस वर्ड से जोड़ दो उसको. तो क्या होगा? द लाइन, ये वर्ड एक्सेस या फिर प्लेन, इन तीनों वर्ड्स में से आपके यूज हुए देखेंगे आप लोगों को बुक्स में. तो द लाइन, एक्सिस एंड प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द magnetic axis
then it is known as magnetic इक्वेटर। तो मैग्नेटिक इक्वेटर क्या होगा? परपेंडिकुलर जो प्लेन है या लाइन है, एक्सिस है, वही आप लोगों का मैग्नेटिक इक्वेटर है। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड है अब आपके यहां पर मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, अब ये मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है? एक होता है मैग्नेटिक मेरिडियन और फोर्थ होता है यहां पर ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल भी बोलते हैं, काफी सारी बुक्स में इसको जियोग्राफिकल भी बोल रखा है। ज्योमेट्रिकल या जियोग्राफिकल मेरिडियन। अब ये मेरिडियन वर्ड आप लोगों ने पहले भी सुन रखा है, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी है मेरिडियन, है ना? क्या मतलब है उसका? पता है क्या किसी को? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर देखते हैं, देखो क्या होता है। ले लो उसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन। अब देखना, इन दोनों डिफाइंस को समझते हैं कि Yes, sir, yes. देखना ये क्या बोलता है। मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिकल एक्सिस और मेरिडियन। देखो ये अर्थ है, तो आप लोगों को पता है कि अर्थ की स्फेरिकल फॉर्म है, और स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जितने भी होते हैं बेटा, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं बताओ मुझे? स्फेरिकल ऑब्जेक्ट 3D स्ट्रक्चर में होते हैं ना, तो ये 3D स्ट्रक्चर टाइप होगा। ये आप लोगों में हम लोग बोलते हैं कि नॉर्थ डायरेक्शन है और ये साउथ डायरेक्शन है। तो ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, ये ज्योग्राफिकल साउथ है। ये बोल सकते हैं हम लोग ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ज्योग्राफिकल साउथ, या जियोमेट्रिकल नॉर्थ, जियोमेट्रिकल साउथ। अब ये जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ है, अगर इस अर्थ सरफेस पर अगर हम लोग एक मैग्नेट को फ्रीली अलाइन कर दें, एक मैग्नेट को हम लोग ने क्या करा, एक आयरन नेल लगाई और वहां से फ्रीली अलाइन कर दिया, तो क्या होगा? मैग्नेटिक नीडल जो होगी या मैग्नेट होगा वो ऑलवेज ऐसी डायरेक्शन में सेट होगा जहां पर नॉर्थ और साउथ प्रेजेंट हो। अब नॉर्थ और साउथ प्रेजेंट होंगे तो किस अकॉर्डिंग सेटअप होगा उसका? कि लेट्स सपोज मैंने बार मैग्नेट को लगा दिया, ये बार मैग्नेट है मेरा, ये बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट। तो इस बार मैग्नेट का जो एस पोल होगा वो अट्रैक्शन फोर्स की वजह से जाएगा ज्योग्राफिकल नॉर्थ के पास, और इसी बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होगा वो जाएगा ज्योग्राफिकल साउथ के पास। तो देखो अपोजिट अलाइन हो जाएगा ना, कि अब हम लोगों को सोचना है कि जहां पर अगर हम लोग मैग्नेटिक नीडल को अलाइन कर रहे हैं तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ की डायरेक्शन में उस बार मैग्नेट का साउथ पॉइंट होगा, और ज्योग्राफिकल साउथ की डायरेक्शन में मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ होगा, और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग डायरेक्शन फाइंड करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कंपास बॉक्स होता है, उसको हम लोग प्लेन सरफेस होती है उस पर रखते हैं और डायरेक्शन निकाल लेते हैं। वो डायरेक्शन कैसे पता पड़ता है? नॉर्थ और साउथ की। इसी तरीके से पता पड़ती है कि वो अट्रैक्शन और रिपल्शन की वजह से वो एक डायरेक्शन में जाकर के कंपास बॉक्स की नीडल रुक जाती है, तो हम लोग बताए थे कि भाई ये नॉर्थ है, ये साउथ है। रेड मार्क होगा वो नॉर्थ होगा, बाकी जो टेल होगी उसकी वो साउथ होगी। क्लियर है नई चीज? तो ये नॉर्थ और साउथ का इस तरीके से हम लोग ध्यान रखते हैं। अब आ गया वर्ड मेरिडियन। ये मेरिडियन का मतलब क्या है? मेरिडियन का मतलब है परपेंडिकुलर प्लेन। मेरिडियन का मतलब है यहां पर परपेंडिकुलर प्लेन। तो वर्ड आ गया मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या होगा बताओ? सॉरी, बताओ मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होगा बेटा? मैग्नेटिक मेरिडियन मतलब मैग्नेटिक एक्सिस होगी, उस मैग्नेटिक एक्सिस की जो परपेंडिकुलर प्लेन होगा वही आप लोगों का क्या होगा? मैग्नेटिक मेरिडियन होगा। ज्योमेट्रिकल मेरिडियन क्या होगा? कि जो ज्योग्राफिकल एक्सिस है उस ज्योग्राफिकल एक्सिस की जो परपेंडिकुलर है वही आप लोगों का ज्योमेट्रिकल और ज्योग्राफिकल मेरिडियन होगा। ठीक है ना? तो डिफाइन लिख सकते हैं हम लोग इसकी। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या लिखेंगे? द प्लेन which is perpendicular to the magnetic axis of
bar magnet, then it is known as magnetic मेरिडियन. ओके, फिर ज्योमेट्रिकल और ज्योग्राफिकल क्या होगा? फिर वही चीज, द प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल, then it is known as geometrical north या geometrical meridian और geometrical या geographical meridian. तो the plane which is perpendicular to the geographical axis बोल दो या north and south pole बोल दो. देखो यहाँ पे north and south pole की जगह कोई axis लिख देता है तब भी ठीक है. geographical axis then it is known as geographical meridian. यहाँ पे क्या हो जाएगा? magnetic axis, वहां हो जाएगा geographical axis. क्लियर है? 4 डिफाइंस क्लियर है ना? 4 चारों की चारों. फर्स्ट है मैग्नेटिक एक्सिस, दोनों पोल्स को जो ज्वाइन कर रही है. मैग्नेटिक इक्वेटर जो परपेंडिकुलर है. फिर मेरिडियन जो मैग्नेटिक है वो मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर है. ज्योमेट्रिकल है वो ज्योग्राफिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर है. खत्म कहानी. क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा. ले लिया? अब देखना. Yes, sir. Yes, sir. तो ये डिफाइंस जो है ये पूछी नहीं जाएगी एग्जाम में. एग्जाम में क्या पूछा जाएगा वो क्वेश्चन देखना. एग्जाम में जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो है यहां पर एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. और ये आप लोगों के पास 3 होते हैं. कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है यहां पर एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, जिसको फाई से डिनोट करते हैं. एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन. सेकंड होता है यहां पर एंगल ऑफ डिप, इसको थीटा से डिनोट करते हैं. एंड थर्ड होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म. कि जो अर्थ का मैग्नेटिज्म है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा है. ठीक है ना? तो एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन है एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, सेकंड इज एंगल ऑफ डिप, थर्ड इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म. अब ये कैसे होते हैं वो देखते हैं वन बाय वन. ले लो उसका स्क्रीनशॉट एक बार, फिर वही देखने वाले हैं हम लोग. डन. Yes, sir. अब देखना ये एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन और एंगल ऑफ डिप ये क्या है बेटा? इन दोनों में से भी ये इंपॉर्टेंट है. दोनों की दोनों डिफाइंस क्या होती है वो देखते हैं. देखो फर्स्ट है इसमें एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन. ये एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन क्या है? ध्यान से देखना. मैं बोलता हूं अगर आप लोगों को कि अगर एक स्फेरिकल शेप है तो क्या आप लोगों को ये पता है क्या कि स्फेयर जो है वो स्फेरिकल, ये जो अर्थ है वो स्फेरिकल शेप में है. तो जितने भी प्लेनेट्स स्फेरिकल शेप में होते हैं वो किसी भी पॉइंट से देखो वो हमेशा स्फेरिकल फॉर्म में दिखेंगे. हम लोग देख चुके हैं टेलीस्कोप जो पढ़ा था हम लोगों ने. ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं हम लोग, क्या हुआ? हम लोगों को सर्कुलर था तो सर्कुलर ही वहां पर ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्मेशन होता था. तो जितने भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हमेशा हेवनली ऑब्जेक्ट्स कह दो उनको, वो हमेशा स्फेरिकल फॉर्म में है. अब ये एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन कैसे है? मान लो ये अर्थ है तो अगर हम लोग इस अर्थ को अगर थोड़ा सा इंक्लाइन कर दें, कैसे? एक मिनट के लिए देखना आप लोग, मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिकल दिखाता हूं. देखना देखो ये आप लोगों के पास में
एक पेपर है, सबको दिख रहा है पेपर। इस पेपर पर अगर मैं ये स्फीयर ड्रॉ कर लूं, ये स्फीयर ड्रॉ कर लिया मैंने, ये दिख रहा है स्फीयर आप सबको। अब ये स्फीयर सीधा है, अब मैं अगर इस स्फीयर को ऐसे कर दूं, बताओ मुझे, तब भी आप लोगों को स्फेरिकल शेप में दिख रहा होगा, जबकि देखो एक्चुअली में टेढ़ा है। अब क्या आपको ये चीज पता है क्या कि अर्थ जो होती है वो 23rd डिग्री पर थोड़ा सा इंक्लाइनेशन एंगल पे झुकी हुई है? ये चीज पता है आप लोगों को कि जो अर्थ है वो एग्जैक्ट ऐसी नहीं है। अर्थ क्या है, 23rd डिग्री एंगल पे, 23 डिग्री एंगल देखो ड्रॉ कर लो, कितना होता होगा? अगर ये इसकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है 23rd, इतना ही से होता होगा। ये 23 हाफ डिग्री, इस डिग्री पर इंक्लाइनेशन मतलब हल्की सी झुकी हुई अर्थ ऐसी, ये मान लो अर्थ है, ठीक है। और ये अर्थ जो है हल्की सी झुकी हुई ऐसे है। तो इसका एक्चुअली में ज्योग्राफिकल जो नॉर्थ और साउथ, पहले हम लोगों को ऐसे दिख रहा था सीधा, ऊपर वाला पोल कौन सा होता है, नॉर्थ पोल, नीचे वाला कौन सा होता है, साउथ पोल। तो नॉर्थ और साउथ ऐसे दिख रहा था, लेकिन अगर झुका दिया मैंने इसको, तो देखो झुकाते ये भी 23 डिग्री पे झुक गया, थोड़ा सा झुक गया, लेकिन वो जो मैग्नेटिक नीडल है वो तो क्या है, एग्जैक्ट अपनी पोजीशन पे ही है। बताओ ये समझ में आई क्या चीज, बोलो। Yes, sir. क्लियर है ना कि भाई ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ इस तरीके से दिख रहा है आपको, अभी बिल्कुल प्लेन दिख रहा है आप लोगों के। लेकिन अगर मैं इसको बोलता हूं कि अर्थ 23 डिग्री पर इंक्लाइनेशन एंगल पे हल्की सी टिल्ट है, देखो ये भी टिल्ट हो गया, तो इसकी एक्सिस भी इधर जाएगी, तो ये भी झुक जाएगा। अब ये देखो ये झुक गया थोड़ा सा, ये झुक गया, लेकिन मैग्नेटिक एक्सिस कैसी है, मैग्नेटिक एक्सिस तो इस तरीके से है, ये देखो मैग्नेटिक एक्सिस ये। तो इन दोनों के बीच में एंगल दिख रहा है क्या आप लोगों को, दिख रहा है? तो इस ज्योग्राफिकल एक्सिस का भी एक प्लेन है परपेंडिकुलर, इस मैग्नेटिक एक्सिस का भी एक परपेंडिकुलर प्लेन है। तो मैग्नेटिक एक्सिस का जो परपेंडिकुलर प्लेन है उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन। ज्योग्राफिकल एक्सिस का जो परपेंडिकुलर प्लेन है उसको क्या बोलते हैं, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। तो ये जिस प्लेन में है वो प्लेन, और ये जिस प्लेन में है वो प्लेन, उन दोनों के बीच में क्या आप लोगों को ये एंगल दिख रहा है क्या, फाई एंगल दिख रहा है क्या? इसी को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। आ गया, समझ में आया? बोलो, क्लियर है ना? बहुत इजी सा है। Yes, sir. ये अर्थ की स्फेरिकल सरफेस है। तो बनानी कैसी चाहिए थी मेरे को, ज्योग्राफी में नॉर्थ एंड साउथ इस तरीके से, लेकिन एक्चुअली में ऐसी नहीं होती है, वो झुकी हुई है। तो ऑब्जेक्ट तो आपको स्फेरिकल ही दिखेगा, लेकिन एक्सिस जो होगी वो आप लोगों को इस तरीके से दिखेगी, सेंटर से पास होती हुई, लेकिन देखो थोड़ी सी झुकी हुई ऐसे, ऐसे थी ना, तो ऐसे टिल्ट कर दी इसको। क्लियर? तो सेम जैसे इसको करा हम लोगों ने, तो मैग्नेटिक एक्सिस तो अपनी जगह रह जाएगी, तो ये मैग्नेटिक एक्सिस है। ये मैग्नेटिक एक्सिस हो गई। देखो डायग्राम एक बार वापस ड्रॉ करता हूं, बड़ा डायग्राम थोड़ा सा। ये आप लोगों की मैग्नेटिक एक्सिस NOS, और ये आप लोगों की ज्योग्राफिकल, ठीक है। तो ये जो ज्योग्राफिकल एक्सिस है और ये मैग्नेटिक एक्सिस है, इन दोनों का जो परपेंडिकुलर प्लेन है ना, उसके बीच का एंगल है फाई। तो इस प्लेन को अगर ड्रॉ करना हो तो कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग, देखना। इसको हम लोग वापस रिकर्सिव करके ड्रॉ कर सकते हैं। लेट सपोज ये प्लेन है, 2D प्लेन है, ये 2D प्लेन है। इस प्लेन को हम लोगों ने बोल रखा है कि ये प्लेन जो है मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक एक्सिस में अवेलेबल है। तो मैग्नेटिक एक्सिस के अवेलेबल है, इसका मतलब कौन सा मेरिडियन होगा, मैग्नेटिक मेरिडियन। अब ये वाला ज्योग्राफिकल, इस ज्योग्राफिकल एक्सिस के अलाउंड कैसा होगा, देखो ज्योग्राफिकल एक्सिस ऐसी है ना, ये देखो मैंने ज्योग्राफिकल एक्सिस ड्रॉ कर दी इस तरीके से। देखो
ये देखो इस तरीके से, कैसे कि एक पेपर जो है वो तो इस तरीके से है, ये वाला, और दूसरा जो है वो कैसे हुआ, ये है और इसमें से ये खुल गया प्लेन। देखो जेड एक्सिस में खुला है प्लेन, ये पूरा खुल जाएगा, तो ये प्लेन पूरा खुल गया, तो ये प्लेन जो खुला है इस तरीके से ओपन हुआ है, इन दोनों के बीच का जो एक्सिस है वही आप लोगों का क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन है। इस डायग्राम को थोड़ा सा ढंग से मैं रिकंस्ट्रक्ट करता हूं वापस एक बार। ये सही बना है, देखो हो गया इंक्लिनेशन एंगल दोनों के बीच में। ये जो इंक्लिनेशन एंगल है इसी को बोलते हैं फाई। तो यहां पर आप लोगों के पास में ये एक्सिस हो गई, ये परपेंडिकुलर प्लेन हो गया मैग्नेटिक मेरिडियन, और ये हो गया किसका, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। तो ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन के जो बीच का एंगल है वो एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे इसके अंदर हम लोग एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन के लिए, वी नो दैट द परपेंडिकुलर प्लेन टू द मैग्नेटिक एक्सिस is known as magnetic meridian and perpendicular plane to the geographical, ऐसे लिखो, geographical axis known as geometrical meridian and the angle in between geographical meridian and magnetic meridian is known as angle of declination. Angle of declination क्या हो जाएगा, the angle in between geographical meridian and magnetic meridian is known as कौन सा, angle of declination। क्लियर है, कोई दिक्कत तो बोलो यहां तक, नहीं है ना, तो ले लो उसका भी स्क्रीनशॉट। नो सर। ये है एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, डन। नेक्स्ट है सेकंड एंगल ऑफ डिप। इस एंगल ऑफ डिप को डिनोट करते हैं थीटा से। एंगल ऑफ डिप, ये एंगल ऑफ डिप क्या होता है, ये होता है व्हेन a bar magnet या magnetic needle, when a bar magnet is freely aligned, then the angle in between magnetic axis and horizontal axis is known as angle of dip, थीटा। ये क्या होता है, एक बार मैग्नेट है या मैग्नेटिक नीडल है, उसको फ्रीली अलाइन करें। देखो मान लो ये बार मैग्नेट, आप लोगों के पास एक फ्लूइड सरफेस है, इससे हम लोग एक थ्रेड से मैग्नेटिक नीडल को अलाइन कर रखा है। देखो सोच के देखो, ये एक आयरन नहीं लगा दो, यहाँ पे कील लगा दो, यहां से थ्रेड को बांध करके यहां से एक बार मैग्नेट को लटका दो, तो बार मैग्नेट अपने अकॉर्डिंग फ्रीली अलाइन होगा कि कौन सी डायरेक्शन में सेट होगा,
जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में, देख चुके हैं हम लोग, उस डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। तो यहां लगाया मैंने और छोड़ दिया उसको, अब वो अलाइन हो गया। तो कैसे अलाइन हो सकता है? या तो परपेंडिकुलर हो सकता है इस तरीके से, या फिर ऐसे हो सकता है। तो इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अराउंड उसका एंगल, यहाँ हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अराउंड ये कुछ भी हो सकता है इसके बीच में, 0 to 90 के बीच में। हम लोगों ने लेट्स सपोज ये ले लिया है कि ये मैग्नेटिक नीडल जो है, ये मैग्नेटिक नीडल है, इसका एंगल जो है, ये मैग्नेटिक नीडल देखो, ये साउथ, ये नॉर्थ, यही तो होता है भाई, ऊपर साउथ ही आएगा, नीचे नॉर्थ आएगा, क्योंकि ऊपर जियोग्राफिकल नॉर्थ है, तो मैग्नेटिक नीडल का क्या आएगा? साउथ आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? फ्रॉम एस टू एन, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया बी। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस कौन सी होगी? ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से बार मैग्नेट कितना नीचे है? यही एंगल हमारा एंगल ऑफ डिप है। काफी जने इसको यहां से भी ड्रॉ कर सकते हैं कि कितना झुका हुआ है अंदर, एंगल ऑफ डिप, ठीक है ना। तो एंगल ऑफ डिप क्या होगा? व्हेन ए बार मैग्नेट इज फ्रीली अलाइंड, देन द एंगल इन बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस, ये मैग्नेटिक एक्सिस, एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इज नोन एज एंगल ऑफ डिप। अब मुझे इस डायग्राम को देख के बताओ, अगर मैं पोल्स की बात करूं, जो जियोग्राफिकल पोल्स है ना, उस पर बात करूं, तो ये थीटा एंगल कितना होता होगा? सोचो क्या होता होगा पोल्स पर, कि ये जो अर्थ का पोल है, इसमें अगर हम लोग अलाइन करते हैं इसको, तो ये क्या होगा? सीधी आ जाएगी, स्ट्रेट आ जाएगी, यहां एस हो जाएगा, यहां एन हो जाएगा, यस और नो। तो उसके लिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कितना एंगल आएगा बताओ? 90 डिग्री। तो पोल्स जो होते हैं उस पर थीटा की वैल्यू, एंगल ऑफ डिप की वैल्यू होती है 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि वो फ्रीली अलाइन होकर के क्या आता है? उस एक्सिस में आ जाता है। तो जितना भी एंगल है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस से मैग्नेट को अगर फ्रीली अलाइन कर दो, तो कितनी जो भी एंगल बन रहा है वही एंगल ऑफ डिप है। इजी सी लैंग्वेज में आया, समझ में आ गया? क्लियर है क्या? Yes, sir. ले लो उसका भी स्क्रीनशॉट एंगल ऑफ डिप का, ले लिया। Yes, sir, ले लिया। एंड थर्ड है यहां पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। अब बताओ अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कहां है? ये रहा। तो आप लोगों को पता है मैग्नेटिक फील्ड क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल दे रखा है। तो क्या आप लोगों को लग रहा है क्या कि इंक्लिनेशन एंगल पे जो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है उसको इस अकॉर्डिंग रिजॉल्व करते हैं कि वो मिड में आ जाए? ये देखो मिड में आ जाएगी, आ गया मिड में। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हुआ? बी कॉस थीटा, और ये कितना हुआ? बी साइन थीटा। तो क्या हम लोग इस मैग्नेटिक फील्ड को कर सकते हैं लाइन? मतलब ये कंपोनेंट जो होगा मेरा, वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी एच कितना होगा? बी कॉस थीटा, एंड ये जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा बी वर्टिकल, ये आएगा बी साइन थीटा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आ गया अर्थ का? बी कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर इस बी एच की वैल्यू हो जाएगी बी कॉस थीटा, इक्वेशन फर्स्ट, एंड वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा बी बी इक्वल्स टू बी साइन थीटा, इक्वेशन सेकंड। क्या हम लोग दोनों, अच्छा ये थीटा कौन सा है? थीटा देखो एंगल ऑफ डिप वाला है। तो एंगल ऑफ डिप की वैल्यू अगर निकालनी है हम लोगों को, तो एंगल ऑफ डिप की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? मैंने ये बताया सिर्फ आपको कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस से मैग्नेटिक एक्सिस कितनी झुकी हुई है, वो थीटा एंगल ऑफ डिप है। लेकिन उस थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू निकालने के लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट काम आता है। क्या करना चाहिए थीटा निकालने के लिए? तो डिवाइड कर देना चाहिए। देखो देयरफॉर इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट, बी बी ओवर बी एच इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन बी कॉस थीटा। ये बी से बी कैंसिल हो गया, तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी बी बी ओवर बी एच। इससे थीटा फाइंड कर सकते हैं हम लोग tan इनवर्स बी बी ओवर बी एच। मतलब एंगल ऑफ डिप फाइंड करना है हम लोगों को, तो एंगल ऑफ डिप के लिए हमारे पास में थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसकी हॉरिजॉन्टल की वैल्यू एंड वर्टिकल की वैल्यू दो, उनका tan इनवर्स निकाल लो, एंगल ऑफ डिप आ जाएगा।
क्लियर है? ये तो आया क्या, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन आपको पता है ये थीटा डायरेक्शन देता है। अब मैग्नीट्यूड की बात करें अगर हम लोग, कि कोई बोलेगा कि इस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना हो, तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा कि B है और ये इसका हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्या होगा, परपेंडिकुलर बेस। तो मैग्नेटिक फील्ड B जो आएगा वो क्या आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर। ये 2D रिजोल्यूशन आप लोगों ने पढ़ रखा है। देखो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहां से करेंगे एक, तो ये कितना आया BH, ये कितना आया BV। थीटा के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनस, ये क्या बच जाएगा बेस। तो बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये आ जाएगा हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस आ गया। B इक्वल्स टू BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर। इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, तो दिक्कत ही नहीं होगी हमको, ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा वो एंगल ऑफ डिप कितना है उसकी वैल्यू देने वाला है आपको, क्लियर। तो एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बेटा। कैसे इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, कैसे डिफाइंस होती है, एग्जाम में पूछी जाती है आप लोगों से। तो 4 डिफाइंस स्टार्टिंग की, लास्ट के 3 कंपोनेंट। फर्स्ट एंगल ऑफ डिक्लारेशन, 5 एंगल ऑफ डिप, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्लियर है क्या यहां तक, बोलो यस और नो। यस सर। क्लियर है ना। तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया अब आपका। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब चैप्टर नंबर 6 इंडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। इजी चैप्टर है, फैराडे और हेनरीज के एक्सपेरिमेंट आएंगे और हम लोग 6, 7, 8 2 चैप्टर मेनली बचे हैं, 6 और 7, तो कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट ले लो उसका, पढ़ना, जहां डाउट आए वहां पूछना, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। गुड डे।